राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग विजन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिड बेस मेंटेनेंस। जी हाँ, आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है उस चैप्टर का क्या नाम है? उसका नाम है एसिड बेस मेंटेनेंस। आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है एसिड बेस मेंटेनेंस। और एसिड बेस मेंटेनेंस क्या है और इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक भी हम आज लिख के ले आए हैं भैया, कि भूल ना जाए क्या पढ़ना है। तो इसमें हम लोग देखेंगे पीएच और डिफिनीशन देखेंगे पीएच का, और सोरस पीएच स्केल देखेंगे। ठीक है, सोरस पीएच स्केल देखेंगे और एसिड बेस बैलेंस देखेंगे, रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस देखेंगे, एबीजी के नॉर्मल वैल्यू और एबीजी रिपोर्ट में कैसे देखते हैं ये देखेंगे। कंफ्यूज होने वाला जो भी सिस्टम है खत्म करेंगे, और एसिड बेस का जो डिसऑर्डर है वो भी पढ़ के आज हम लोग खत्म करेंगे। तो इसे हम पूरे चैप्टर को वन शॉट में निपटाएंगे। तो चलिए चालू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले कंफ्यूजन क्या होता है भैया? सबसे पहला कंफ्यूजन ये होता है भैया कि एसिड बेस मेंटेनेंस में हमको सबसे पहले देखने को मिलता है पीएच। तो ये पीएच क्या है? तो पीएच का पूरा नाम होता है, पीएच का पूरा नाम होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपको कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा अपनी शक्तियों की अनुभूति हो रही होगी भैया कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन मतलब, तो ये कुछ कुछ समझ में आ रहा है, बट अभी भी हमको पीएच में कंफ्यूजन है। ठीक है, पीएच में अभी भी कंफ्यूजन है। तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये क्या बोल रहा है? यह बताता है कि सॉल्यूशन कितना एसिडिक है, बेसिक है, यानी कि ये जो पीएच है एक यूनिट है, और ये बताता है कि हमारा जो सॉल्यूशन है कितना बेसिक है और एल्कलाइन है। ठीक है, बेसिक और एल्कलाइन दोनों एक ही होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, अलग। तो कितना एसिडिक है? तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन ये क्या बताता है कि हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है। अगर जो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है यानी कि पीएच जो है वो कैसा है, वो एसिडिक है। ठीक है, अगर जो कॉन्सेंट्रेशन कम है तो पीएच जो है वो बेसिक है। यही स्केल बताता है कि उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा है। मतलब समझो कि एक यहाँ पे शरबत है। ठीक है, इस शरबत में हमने 10 ग्राम चीनी डाला, शुगर डाला, और एक यहाँ पे शरबत है। इस शरबत में हमने 100 ग्राम शुगर को मिक्स किया। तो इसमें शुगर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और इसमें शुगर की कॉन्सेंट्रेशन कम है। वैसे ही यहाँ पे दो सोल्यूशन है, दोनों सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का, कि हाइड्रोजन जो आयन्स है उसकी प्रेजेंट कितना है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन कितना है। ठीक है, यहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ वैल्यू में। ठीक है, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वैल्यू में। ठीक है, अगर जो अमाउंट चेंज होता है तो कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज होगा, ऑब्वियस सी बात है, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन का कितना कॉन्सेंट्रेशन है हमारे सॉल्यूशन में। अगर जो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है हमारे सॉल्यूशन में तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है। वही है हमारा बस पीएच स्केल, इसी को कहते हैं। यानी कि पीएच जो है एक यूनिट है, और इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें हम लोग हाइड्रोजन का पोटेंशियल देखते हैं, कितना उसका कॉन्सेंट्रेशन है। अब इसमें एक और फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूला को भी हम लोग देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है भैया? पीएच का फॉर्मूला लॉग H प्लस। तो हम लॉग और यहाँ पे मैथ पढ़ने नहीं बैठे हैं, तो बस यहाँ पे इतना जान लो कि हमारा जो पीएच है उसका फॉर्मूला होता है लॉग H प्लस। ठीक है, तो अब आते हैं कहाँ पे? अपने H प्लस आयन पे। तो H प्लस आयन पे हम लोग क्लियर कर लेते हैं एक बार लिख के, क्या है भैया H प्लस आयन। अभी हम लोग इस पे आते हैं स्केल पे। ठीक है, यहाँ पे H प्लस आयन पे हम लोग लिख के ये अपना जो कन्फ्यूजन है वो दूर कर लेते हैं। दूर कैसे कहने का अर्थात, अगर जो H प्लस जो आयन है वो ज़्यादा है, इसका मतलब है कि आपका पीएच कम है। पीएच कम यानी कि एसिडिक, समझो, पीएच कम यानी कि एसिडिक। अगर पीएच बढ़ रहा है तो बेस ज़्यादा होता है, और पीएच घट रहा है तो एसिडिक ज़्यादा होता है। तो भैया यहाँ पे लिमिट कहाँ पे आएगी कि इससे ऊपर जाएगा तो बेसिक हो जाएगा और इससे नीचे आएगा तो एसिडिक हो जाएगा। तो उसकी लिमिट देखो, ये जो हमारा पीएच स्केल होता है ये टोटल 14 भागों में डिवाइड होता है। 14 पार्ट्स होते हैं इसमें। ठीक है, अब ठीक है, इसमें 14 पार्ट्स होते हैं, 7, और इधर भी 7 ही निकाल लो, 3 7। यानी कि अगर जो यहाँ पे है तो न्यूट्रल है, अगर जो यहाँ से इधर आता है तो आपका एसिडिक है। ठीक है, ये 1 है और ये आपका 14 है, और ये 7 से ऊपर जाता है तो बेसिक है। ठीक है, 7 से ऊपर जाता है तो बेसिक नेचर है। समझो, 7 से नीचे आया एसिडिक, 7 से ऊपर गया बेसिक। ठीक है, 6.9 भी है तो हम लोग उसको एसिडिक ही मानेंगे कि उसका नेचर जो है वो एसिडिक है, और 7 जो है यानी कि उसका नेचर न्यूट्रल है। तो भैया यहाँ पे क्या है, इसका मतलब हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन खत्म हो जा रहा है। उसका आंसर है नहीं, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन नहीं खत्म हो रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आयन उतने प्रेजेंट है जितने सॉल्यूशन में प्रेजेंट होने चाहिए।
और ना ज़्यादा है ना कम है। अगर जो हाइड्रोजन आयन जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे तो इसका मतलब पीएच कम हो रहा है। देखो यहाँ पे कंफ्यूज होने की बात नहीं है, पीएच जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, हमारे H प्लस आयन के। अगर जो H प्लस आयन बढ़ता है इसका मतलब कि हाइड्रो पीएच घटता है। अगर जो पीएच जो है वो उसको बढ़ाना है तो हमको H प्लस आयन को घटाना पड़ेगा। समझो कि ये जो सोल्यूशन है इसमें हम लोग 10 ग्राम चीनी डाले थे, इसमें 100 ग्राम चीनी डाले थे, तो इसका नेचर बेसिक है, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा हमारा क्या है, शुगर है, और इसमें कम शुगर है, इसका मतलब कि इसका नेचर एसिडिक है, ठीक है। यही मेन डिफिनीशन मेन डिफरेंस है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं पीएच स्केल को एक बार, ठीक है। इसको पीएच स्केल को एक बार हम लोग देख लेते हैं। पीएच स्केल में देखो क्या दिखा रहा है यहाँ पे, ये है हमारा पीएच स्केल, ठीक है। यहाँ पे देखो 7 वाला को न्यूट्रल दिखाया है, 7 न्यूट्रल, और उससे नीचे 6 जो है उसमें क्या आ जाता है, ये देख लो, ये डाइट है। ये मेन हमको न्यूट्रिशन में पढ़ना है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे न्यूट्रिशन को, जो हमारा अब अगला टॉपिक है, और इसके बाद से हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, तो उसमें इसको हम लोग देख लेंगे। अभी मेन समझो कि बेसिक कहाँ से होता है, बेसिक होता है 7 से, अगर जो कम हो जाए और 7 से ज़्यादा हो जाए तो बेसिक होता है, अगर जो कम हो जाए तो एसिडिक होता है, ठीक है। एसिडिक कौन होता है, एसिडिक 7 से कम होता है, और बेसिक कौन होता है, 7 से ज़्यादा वाला को हम लोग बेसिक कह देते हैं, ठीक है। अब देखो 0 to 7 वाला एसिडिक है, 7 को कंसीडर नहीं करेंगे, 7 आपका जो है वो न्यूट्रल है, ये आपका न्यूट्रल है, और ये यहाँ पे न्यूट्रल है, और इससे ऊपर ये वाला बेसिक है, ठीक है। यहाँ पे इसका नेचर क्या है, बेस का नेचर है, ठीक है, और 7 से कम एसिड का नेचर। इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लुल्लू पंजू सब टॉपिक है भैया। इससे तो हम लोग 10th में ऐसे करके आ गए थे, 10th 12th क्रॉस हो गया, अभी कॉलेज में आ गए हैं तो ये पढ़ा रहे हो, नहीं। देखो अब लोग हम जब आगे आ गए हैं तो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने बहुत सारा स्केल ले आया है, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। देखो यहाँ पे एसिडिक क्या है, 0 तक आएगा तो बहुत ज़्यादा एसिडिक, ठीक है, बहुत ज़्यादा बीटर एसिडिक, और ठीक है। अब देखो 6 हमारा मिल्क होता है, ब्लैक कॉफ़ी हमारा जो है वो 5 पे लाई करता है, और स्टोमक एसिड जो है लेमन जूस वो हमारा जो है कहाँ पे है भैया, यहाँ पे 1 या 2 के कैटेगरी में होता है, ठीक है। अभी हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं भैया, या इस टॉपिक से आगे बढ़ो, ठीक है। अब हम थोड़ा बड़े हो गए हैं तो थोड़ा अच्छे से पढ़ें, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं सोरोनेसिस पीएच स्केल। सोरोनेसिस पीएच स्केल यानी कि समझो यहाँ पे इसी में हम देख लेते हैं, ठीक है। क्या हमारा है, सोरोन्सन्स पीएच स्केल, ठीक है। सोरेनसन पीएच स्केल, सोरेनसन पीएच स्केल यानी कि ये देखो, सोरेनसन पीएच स्केल 1990 में डेनिन साइंटिस्ट ने एसपीएल एक सोरोसिस ने पीएच का कंसंट्रेशन दिया था। एक समझो कि 1990 में एक साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपने एक सॉल्यूशन को उठाया और देखा कि भाई इसमें हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कैसा है, और देखा कि अलग अलग हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन करके देख रहे हैं, तो वो जो एक ही सॉल्यूशन है वो बार बार अलग अलग चीज़ें को, मतलब कि अलग अलग नेचर शो कर रहा है, ठीक है। इसको कौन किए 1990 में, इसको 1990 में किए हमारे डेनिस साइंटिस्ट, ठीक है। ये साइंटिस्ट है भाई, साइंटिस्ट तो सब थे, तो डेनिश साइंटिस्ट ने ये सारी चीज़ें की। 1990 में आए, सोल्यूशन का देखे कि पीएच का कंसंट्रेशन कैसा है, कंसंट्रेशन के आधार पे उन्होंने पीएच स्केल दिया, यानी कि इन्होंने क्या दिया, इन्होंने कंसंट्रेशन के आधार पे H प्लस के, किसके आधार पे, H प्लस के कॉन्सेप्ट के आधार पे इन्होंने क्या दिया, H प्लस के कॉन्सेप्ट के आधार पे इन्होंने दिया हमें पीएच स्केल, ठीक है। मेन यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम याद रखो, और 1990 में इन्होंने इस चीज़ की खोज की थी, ये याद रखो, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट क्या भैया, पीएच तो हम पढ़ लिए भैया, पीएच पढ़ लिया भैया, हम तो इसको बायोकेमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप हमको क्यों बता रहे हो ये, चलो भैया आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ रहे हो तो आपको ये बतानी चीज़ें ज़रूरी थी, तो मैं बताया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है, जो हमारा ब्लड होता है ना, ब्लड का जो पीएच होता है, ब्लड का जो पीएच होता है वो वेरी करता है 7.35 से 7.35 से 7.45 के बीच में, 7.45 के बीच में लाई करता है। यानी कि ये जो हमारा ब्लड पीएच है ये 7.3 से लेके 7.4 तक हो सकता है। अगर जो इसके बीच में है तो हमारा ब्लड का पीएच जो है वो कैसा है, वो बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छा है, इतना ही होना चाहिए।
ठीक है। ब्लड में पीएच जो है बहुत ज़्यादा स्लाइटली मतलब कि टाइटली कंट्रोल होता है। अब ये कंट्रोल क्यों होता है? यदि 7.3 से कम हो जाए तो ब्लड का क्या हो जाएगा? एसिडिक नेचर हो जाएगा। अगर 7.45 से ज़्यादा हो जाए तो अल्कोलिसिस हो जाएगा, यानी बेसिक नेचर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें ठीक है भैया, बट इसमें क्या कोई मोटर लगी है या फिर कोई फिल्टर लगा है जो कि पीएच को मेंटेन करके रखता है? इसका आंसर है नहीं। अब हम लोग देखेंगे एसिड बेस बैलेंस, जो कि हमारे इस ब्लड में देखते हैं कि यहाँ पे ब्लड में बताने के लिए आपको बता दिया कि 7.3 और 7.4 में के बीच वेरी करता है। इससे ज़्यादा ऊपर जाएगा तो बेसिक नेचर हो जाएगा, इससे नीचे आएगा तो एसिडिक नेचर हो जाएगा। कोई बात नहीं, बट ये बताओ भैया कि इसको मेंटेन कौन करके रखता है? तो देखो, उसे मेंटेन करके कौन रखता है वो देखते हैं। उसे मेंटेन करने के लिए बॉडी फ्लूइड का, मतलब कि जो पीएच जो नॉर्मल रेंज होता है बॉडी फ्लूइड का, वो हमने देखा। ठीक है, इसे मेंटेन कौन करके रखता है? ठीक है, और कौन करके रखता है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये मेंटेन ही क्यों रहता है। वाई? अगर ये पीएच जो है वो एसिडिक हो जाए या बेसिक हो जाए, ठीक है, ये हमारा जो है ये स्लाइटली कैसा होता है? अल्कोलिसिस होता है। ठीक है, ये स्लाइटली कैसा होता है? अल्कलाइन होता है। ये स्लाइटली अल्कोलिसिस होता है। ठीक है, हमारा जो ब्लड है, क्योंकि 7 से तो ऊपर है ना भैया, 7.3 7.5, डायरेक्ट 7.0 तो नहीं है, तो इसे हम लोग स्लाइटली अल्कोलिसिस मान सकते हैं। ठीक है, मानने के लिए अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है भाई? वाई? क्यों इम्पोर्टेंट है भाई पीएच? क्यों? अगर जे पीएच लेवल अगर चेंज होता है तो क्या होगा? देखो, एंजाइम केवल नॉर्मल पीएच रेंज पे ही काम करते हैं। जो हमारे शरीर में कल हम लोग इतने सारे एंजाइम पढ़े थे, ये जो सारी एंजाइम पढ़े थे, ये जो एंजाइम है वो सब एक मतलब कि सबसे वादा लेते हैं, ये केवल नॉर्मल पीएच पे ही काम करेंगे। एंजाइम जो है केवल नॉर्मल पीएच पे ही काम करेंगे। अगर जो पीएच एसिडिक हो तो भी नहीं काम करेंगे, बेसिक हो तो भी नहीं काम करेंगे। भैया हमको गर्मी लगी तो भी नहीं काम करेंगे, ठंडी लगी तो भी नहीं काम करेंगे। यानी कि आपको रूम का इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंट जो है वो हमको बिल्कुल परफेक्ट बना के देना होगा। यही कहता है हमारा एग्जाम। अगर जे ऊपर नीचे हुआ तो क्या हो सकता है? अगर जे यहाँ पे एग्जाम का ऊपर नीचे हुआ तो क्या हो सकता है? ठीक है, पीएच जो है ये बिगड़ा। ठीक है, पीएच जो है वो अनकंट्रोल हुआ। अगर जब पीएच अनकंट्रोल होगा तो क्या होगा भैया? जब पीएच अनकंट्रोल होगा तब होगी भाई तबाही। कौन सी तबाही होगी भैया? आपका एंजाइम फेलियर होगा। ठीक है, एंजाइम फेलियर यानी कि मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। हमारे शरीर में जो खाना है वो लाखों हजारों साल तक ऐसे ही बस उसमें क्या होगा? बस उसमें डाइजेशन चलता रहेगा, वो भी एक टाइम का खाना। ठीक है, एंजाइम फेलियर। और क्या होगा? और क्या होगा? ऑर्गन डाइफंक्शन। ऑर्गन डाइज फंक्शन यानी कि ऑर्गन जो है वो काम करना बंद कर देंगे। ऑर्गन डाइफंक्शन। और क्या होगा? कोमा, यानी कि व्यक्ति जो है कोमा में जा सकता है। और क्या होगा? और एटलीस्ट क्या ही हो सकता है? डेथ। यानी कि समझो कि केवल पीएच का थोड़ा सा ऊपर नीचे होने से क्या क्या चीज़ें हो सकती है। हम ऐसे ऐसे करके तुरंत अपने भगवान को प्यारे हो जाएंगे। वैसे तो है ही, बट और ज़्यादा हो जाएंगे, ज़्यादा करीब चले जाएंगे। पीएच ऊपर नीचे हुआ थोड़ा सा तो भी। ठीक है, अब हम आप बात कर लेते हैं रेगुलेशन। अब इसको रेगुलेट कौन करता है भैया? आपने तो बताया पीएच जो है वो 7.3 7.4। ठीक है, मेंटेन कौन करता है ये नहीं बताया, बट आपने ये बता दें कि इंपॉर्टेंट क्यों है। तो भाई मेंटेन कौन करता है ये भी जान लो भाई। अब देखो, अब हमको पता चल गया भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम लोग को जानना पड़ेगा भाई। नहीं मेंटेन होगा तो जो हमारा पेशेंट है या फिर हम हैं ऐसे टे बोल जाएंगे। तो कोई टे ना बोले, इससे अच्छा हम लोग क्या देख लेते हैं, इसी को देख लेते हैं। ठीक है, हेडिंग क्या है? रेगुलेशन। ठीक है, रेगुलेशन। रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच, यानी कि ये जो हमारा ब्लड है उसका पीएच को रेगुलेट करता है। देखो, इसको रेगुलेट करने के लिए हमारे शरीर में मेन 3 सिस्टम है। ठीक है, मतलब कि ये 3 सिस्टम से मेंटेन होता है। ठीक है, बॉडी
ये जो बॉडी है हमारा पीएच लेवल को 3 सिस्टम से कंट्रोल करता है। कौन कौन सा सिस्टम है भैया? बॉडी जो है हमारे इसको 3 सिस्टम से कंट्रोल करता है। कौन कौन सा सिस्टम भैया वो देख लेते हैं। पहला जो आपका सिस्टम है वो कौन सा है? पहला है आपका बफरिंग। अब बफरिंग कौन सा सिस्टम है उसे भी हम लोग डिटेल में देखेंगे भाई, ऐसे ऊपर ऊपर से काम नहीं चलेगा। बफर सिस्टम, ठीक है। ये मतलब जो है ना पीएच को सेकेंडों में कम करता है, यानी कि ये सेकेंडों में काम करने वाला व्यक्ति है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है हमारा लंग्स। लंग्स जो भाई साहब है ये मिनटों में पीएच का लेवल कम ज़्यादा कर सकते हैं। और तीसरा और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबका दादा सबका परदादा किडनी। किडनी जो है किडनी का पेयर है ना हमारे अंदर, तो ये मेंटेन करता है। बट ये मतलब घंटों से दिनों तक लगा सकता है। लेकिन अब मैं इसको दादा परदादा क्यों बोल दिया भैया? आपने इसको इतना हाइप क्यों कर दिया भाई? ये अपना काम तो इतना ज़्यादा वो कर रहा है, डिले कर रहा है। तो देखो अब हम जब इसके बारे में पढ़ेंगे तब तो हमको पता चलेगा। तो हम लोग आ जाते हैं ब्लड बफरिंग सिस्टम। अब बफरिंग क्या है? एक ऐसा सिस्टम जो पीएच को चेंज कर सकता है या रोक सकता है। देखो हम लोग आ जाते हैं अगले सिस्टम पे। अगला सिस्टम क्या है हमारा? अगला सिस्टम है हमारा ब्लड बफर सिस्टम। ये वो वाला सिस्टम नहीं भाई साहब, एलवीसी वाला सिस्टम नहीं है, ये हमारे शरीर का सिस्टम है। तो समझो ये ब्लड बफरिंग सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम जो कि पीएच को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब भैया ये तो हमको बता ही दिए, तो शुरू में बता दिए थे, बट करता कैसा ये तो बताओ। तो ये भी तो सुनो आराम से, धैर्य बनाए रखो, धीरज बनो, सुनो। मतलब कि ये क्या करता है? पीएच को कंट्रोल करता है, पीएच को चेंज करता है, ये हमको पता है। आगे बताओ। तो देखो इसका मेन बफरिंग सिस्टम में क्या होता है? इसके पास 4 चीज़ें होती है। कौन कौन सी ऐसी इसके पास 4 चीज़ें होती है जो कि इसको बफरिंग सिस्टम में हेल्प करता है? पहला है आपका बाइकार्बोनेट। अब ये बाइकार्बोनेट क्या है? बाइकार्बोनेट हमने आपको बताया था, ये एक केमिकल सब्सटेंस है जो हमारे शरीर में पाया जाता है। बाइकार्बोनेट बफर, ठीक है। ये क्या करता है, कैसा रिएक्शन होता है वो हम लोग देखते हैं अभी आगे। उससे पहले हम लोग जो 4 सिस्टम की बात कर रहे हैं वो देख लेते हैं कौन कौन सा सिस्टम है, ठीक है। दूसरा बाइकार्बोनेट हो गया, और क्या है हमारा? और हमारा फास्फेट बफर है, फास्फेट बफर, ठीक है भैया। और क्या है? और तीसरा भी बताओ। तीसरा मतलब कि ये सिस्टम है जो बफरिंग सिस्टम यूज करता है, यानी कि सिस्टम के अंदर 4 सिस्टम है। समझो कि मैं एक व्यक्ति हूँ, मेरा काम क्या है? पोल्यूशन को कंट्रोल करना, तो मैं 4 तरीके से पोल्यूशन को कंट्रोल करता हूँ। वैसे ही बफर सिस्टम है। बफर सिस्टम जो है पीएच को चेंज करता है। इसके अंदर 4 टाइप्स के मतलब कि मशीनें लगी होती है। समझो कि जो हमारा बफर है वो एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर 4 मशीनें लगती है जो काम एक ही करती है, बट करने का तरीका अलग अलग होता है। वैसे ही हमारा बाइकार्बोनेट, फास्फेट बफर, और तीसरा क्या है हमारा? प्रोटीन बफर, प्रोटीन प्रोटीन बफर, ठीक है। और क्या है भैया? प्रोटीन बफर हो गया। चौथा क्या है? चौथा जो है हमारा हीमोग्लोबिन बफर। अब ये कैसे करता है वो हम लोग देखते हैं। हीमोग्लोबिन बफर ये कैसे करता है वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या हेडिंग लगाएंगे? सबसे पहले हेडिंग हम लोग देखेंगे बाइकार्बोनेट बफर। ये कैसे करता है? बाइकार्बोनेट ये रिएक्शन से करता है। ये क्या करता है? एसिड में जो इंक्रीज एक्स्ट्रा H प्लस आयन है, एसिड को इंक्रीज करने के लिए हम लोग को H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम करना पड़ेगा। H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम करने के लिए हमको H प्लस हटा देना है तुरंत से। अगर जो मान लो कि एक कमरे में 100 लोग हैं और कमरा 10x10 का है तो भर गया है, तो यानी कि 100 लोगों का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो उसमें से हम लोग 50 लोग निकाल देंगे, तो ये जो व्यक्ति है, ह्यूमन है, उनका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। ऑब्वियस ही बात है। तो वैसे ही करता है हमारा बाइकार्बोनेट। ये क्या करता है? ये हमारे H प्लस आयन को सोख लेता है। तो इतना सारी चीज़ें हम बता दिए, तो लिखे कुछ भी नहीं, तो वो हम आपको बताते हैं। हेडिंग लगाते हैं क्या यहाँ पे, ठीक है। बाइकार्बोनेट बफर,
बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों मैं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है भैया। तो क्या है भैया, ये भी बता दो। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें देखो क्या होता है, इसमें देखो H प्लस आयन जो है हमारा सोल्यूशन में बहुत ज़्यादा है, तो उसमें हमारा आता है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, HCO3 माइनस HCO3 माइनस। अगर जो हम लोग इसको खोलेंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। ये जो हमारा ऑक्सीजन है, इनके पास सबके पास एक एक बॉन्ड है, तो क्या ये H प्लस को ये नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले सकते भाई, बिल्कुल ले सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे ले तो सकते हैं, बट ये क्या करते हैं, उल्टा सीधा काम करते हैं। उल्टा सीधा काम क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये जो है H2CO3 माइनस प्लस CO2 और H2O रिलीज करते हैं। देखो यहाँ पे हमको पानी भी मिल गया, CO2 जो है वो तो इतना नीड नहीं है, बट हमारे शरीर को नीड होता है हमारे एसिड और बेस को कंट्रोल करने के लिए। वो भी चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें देख लो कैसे होता है। बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे सिंपल समझो। बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम में क्या होता है, जो हमारा शरीर है वो हमारा बाइकार्बोनेट बफर, यानी कि बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है HCO3। उससे क्या करता है, H प्लस आयन को बांध देता है। समझो कि एक भैंस खुली है और उसको ले जाके एक खूंटे से बांध दिया, और खूंटा जो है उससे मतलब कि वो एक भैंस जो है खुली थी, वो बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर रही थी, तो अब एक सिंपल सा एरिया कवर करेगी, यानी कि H प्लस हटा दिया हम लोग। तो H प्लस हटाएंगे तो क्या होगा, H प्लस हटाएंगे तो चुपचाप क्या होगा, तेजी से pH लेवल बढ़ेगा, यानी कि बाइकार्बोनेट क्या करता है, बाइंड कर लेता है किससे, हमारे H प्लस आयन से, ठीक है। अगर ये बेसिक को इंक्रीज करना हो, बेस को इंक्रीज करना हो, तो बाइकार्बोनेट आयंस क्या करता है, बाइकार्बोनेट आयन हमारा जो H से बाइंडिंग बनाई थी उसे खोल देता है, छोड़ देता है, भाई तू जा, ठीक है। अगर ये पीएच को मतलब कि ज़्यादा करना है, तो क्या करेगा, ये हमारा जो H प्लस है इसको क्या करेगा, ये हमारे H प्लस को रिलीज करना बंद कर देगा। H प्लस को क्या करेगा, ये चुपके से क्या करेगा, कम कर देगा। जब इस H प्लस कम होगा तो ऑटोमेटिक सी जाहिर सी बात है pH कम हो जाएगा। और अगर ये pH को कम करना है तो H प्लस को छोड़ दो, pH चुपचाप कम हो जाएगा। तो अगर जब pH को कम करना है तो H प्लस के साथ बाइंड कर लो, अगर pH को ज़्यादा करना है तो H प्लस को छोड़ दो। यही काम करता है हमारा बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। अब हम लोग आ जाते हैं अगले सिस्टम पे। अगला सिस्टम क्या है, अगला सिस्टम जो है हमारा रेस्पिरेटरी नहीं है, हीमोग्लोबिन सिस्टम है भैया। और भी दो तो बोले थे, वो क्यों नहीं बता रहे, और जो दो बोला था वो भी सेम चीज़ ही करते हैं। यहाँ पे देखो ये भी सेम चीज़ें ही करते हैं, ठीक है। फास्फोट बफर, यहाँ पे फास्फेट का यूज़ होता है। प्रोटीन बफर, प्रोटीन का यूज़ होता है, जो हम लोगों ने प्रोटीन में काफ़ी अच्छे से पढ़ा था। H प्लस आयन कब आ रहा है, कब रिलीज हो रहा है, कब चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे हम लोग हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम। तो हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम क्या होता है, हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, ये आरबीसी में होता है। सबको पता है भाई कि आरबीसी रेड क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। इतनी छोटी सी चीज तो सबको पता है, आरबीसी रेड क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। बट हीमोग्लोबिन केवल रेड होने का कार्य करता है, इसका आंसर है नहीं, ये बहुत सी चीजें करता है। तो उसमें से भी एक चीज ये है, ये कौन सी चीज है, देखो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, इट्स present in blood RBC। हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्लड के आरबीसी में प्रेजेंट होता है, या ब्लड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, H प्लस से ये भी बाइंड कर लेता है, और क्या करता है, ये भी मेंटेन वैसे ही करता है। H प्लस आयन से ये भी क्या करता है, बाइंड करता है। सेम चीज़ें होती है, सब क्या करते हैं, H प्लस को ही कम या ज़्यादा करते हैं, ठीक है। अब ये कैसे बाइंड करता है, कौन सा इसमें केमिस्ट्री यूज होता है, इतने की ज़रूरत नहीं है। अब जितने की ज़रूरत है मैं उतना बता रहा हूँ। आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, या फिर एग्ज़ाम छोड़िए, आप इससे ज़्यादा आपका क्वेश्चन ही नहीं आएगा कि ये कभी पूछेगा ही नहीं कि H प्लस आयन जाके हीमोग्लोबिन पे
कौन से साइड पे बाइंड हुआ, कौन से एटम पे बाइंड हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं। हीमोग्लोबिन जो है पीएच को कम करता है H+ आयन से बाइंड करके, बस। और ये क्या करता है, ब्लड में पीएच को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, ब्लड पीएच को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। ठीक तो है, ब्लड पीएच को मेंटेन करता है, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब हम लोग आ जाते हैं आगे। अगला जो हमारा सिस्टम है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। बफर सिस्टम देख लिए, बफर सिस्टम जो है वो हो गया, बफर सिस्टम हो गया। अब आ जाते हैं लंग्स पे। लंग्स क्या करता है, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म करता है। तो हमारा चुपचाप काम क्या है, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म को देखना। ठीक है, रेस्पिरेटरी को देख लेते हैं। तो लंग्स बोल लीजिए, लंग्स बोल लीजिए, या आप इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम बोल लीजिए। ठीक है, बात एक ही है। ठीक है, या मेरा नाम ही दो है। अगर जो मेरे को आयुष बोलना है तो आयुष बोल लो, मेरे को ओए बोलना है तो ओए बोल लो, आखिर हूँ तो मैं ही, वैसे ही है। लंग्स बोल लीजिए या फिर रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म बोल लीजिए, करता तो वही है ना। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म देखते हैं लंग्स के साथ। ठीक है, तो लंग्स क्या करता है, लंग्स अब लंग्स जो है वो पीएच को कंट्रोल करता है। तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है, यानी कि ये करता कैसा है और कैसे करता है वो देखो। लंग्स का काम क्या है, लंग्स का काम है CO2 को हैंडल करना। यानी कि CO2 को अगर ये बढ़ा दे तो ब्लड में क्या होगा, एसिडिक बढ़ेगा। CO2 यानी कि एसिडिक, मतलब कि मोर CO2 यानी कि मोर एसिड। अब यहाँ पे मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि, सॉरी आप बोलेंगे कि भैया यहाँ पे मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि CO2 और एसिड का कनेक्शन क्या है। तो देखो CO2 जो है वो क्या करता है, अब देखो CO2 का कंसेप्ट कहाँ से आया, मैं अभी इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाओगे, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। अगर CO2 जो छोड़ते हैं वो बाहर नहीं आता है और हमारे शरीर में ही रह जाता है, तो हमारे पीएच स्केल को अप डाउन करता है। ठीक है, तो हमारा बॉडी जो है, हमारे पीएच को अगर बढ़ाना हो तो CO2 का इंक्रीज बढ़ा देता है, पीएच को कम करना हो तो CO2 का इंक्रीज कम कर देता है। इसका डायरेक्टली कनेक्शन होता है। अब कनेक्शन कैसे होता है मैं वो समझा रहा हूँ। ठीक है, और CO2 को बाहर नहीं जाने देगा जब पीएच की जरूरत पड़ेगी। तो ये चीजें तो क्लियर है। तो अब इसका कनेक्शन कैसे है वो देखते हैं। ठीक है, मोर CO2 मोर एसिड, मतलब क्या बोल रहा है, मतलब ये बोल रहा है कि CO2 जो है वो क्या करता है, दूसरा कलर यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा कलर यूज करते हैं। ये जो CO2 है, अगर CO2 है तो क्या क्या करेगा, ये जो CO2 है वो H2O और बाइकार्बोनेट CO3 से रिएक्शन करेगा। और जब ये रिएक्शन करता है तो क्या होता है, H+ आयन रिलीज होता है। ये जब बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो यहाँ पे क्या होता है, H+ आयन रिलीज होता है। यही कनेक्शन है CO2 का CO2 का हमारे पीएच से। यानी कि ये क्या करता है, ये हमारे ब्लड में या हमारे बॉडी में क्या करता है, चुपचाप से हाइड्रोजन का सिक्रेशन बढ़ा देता है। यही इसका काम है। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए। ठीक है, और ये क्या करता है, ब्लड जब एसिडिक हो जाता है तो हमारा जो ब्रेन है वो लंग्स को सिग्नल देता है कि भाई अब काम कर, तो फास्ट ब्रीथिंग कर। जब फास्ट ब्रीथिंग करेगा तो CO2 जो है वो बाहर जल्दी जल्दी निकलेगा, तो उससे क्या होगा, एसिड जो है वो कम हो जाएगा, हमारा ब्लड पीएच जो है वो नॉर्मल हो जाएगा अगर ये एसिडिक हुआ है तो। ठीक है, यही जो है लंग्स कार्य करता है। ब्लड अल्कोलिसिस हो गया है तो क्या होगा, ब्लड अल्कोलिसिस हो गया तो हमारा ब्रीथिंग मैकेनिज्म स्लो हो जाएगा। जब ब्रीथिंग मैकेनिज्म स्लो हो जाएगा तो CO2 जो है वो हमारे अंदर ही रुकेगा। और जब CO2 अंदर रुकेगा तो ये क्या करेगा, ये तो अपना काम करेगा भैया, वाटर और बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करके अपना H+ आयन रिलीज चालू कर देगा भैया। हट जाओ भैया। और जब ये चीज़ें होगी, H+ आयन रिलीज हो गई तो एसिडिक हो गई। जाहिर सी बात है, छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात तो है नहीं इसमें। ठीक है भैया, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ये चीज़ें हो गई। अब हम लोग आगे आ जाते हैं, एल्कोलिसिस कैसे होता है, बेसिक कैसे होता है वो हमने देख लिया। अब हम लोग आ जाते हैं रीनल पे, रीनल मैकेनिज्म पे। ठीक है, यहाँ पे रीनल मैकेनिज्म। ठीक है, रीनल मैकेनिज्म क्या कहता है। अब रीनल मैकेनिज्म यानी कि किडनी बोल लीजिए,
किडनी बोल लीजिए या कुछ और बोल लीजिए, रीनल बोल लीजिए, ठीक है। नाम एक ही है, काम एक ही है, दोनों चीज़ें एक ही है, ठीक है। इतना चीज़ जान लीजिए। किडनी की बात हो रही है भैया, यहाँ दूध कुत्ते होते हैं, किडनी होती है, उसकी बात हो रही है। अब क्या बात हो रही है भैया, ये जो जो है ना किडनी है, बहुत टाइम लेता है पीएच को कम ज़्यादा करने के लिए। अब ये क्यों टाइम लेता है, देखो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है। ये कैसे कंज्यूम करता है, देखो किडनी का काम क्या है, ये जो हमारी किडनी है, ये किडनी जो है वो क्या करती है, H+ आयन को एक्सक्रीट करती है। एक्सक्रीट करती है यानी कि बाहर निकालती है हमारी यूरिन के द्वारा, ठीक है। जब हम लोग सुसु करने जाते हैं तो उसमें H+ का आयन कितना होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा, कौन डिसाइड करता है, हमारी किडनी करती है। किस बेस पे करती है वो भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। यूरिन जो है वो एसिडिक होगा या स्लाइटली बेसिक होगा या फिर कैसा होगा, कौन डिसाइड करता है, किडनी करती है। तो यूरिन में जो है वो एसिड निकलता है, यानी कि H+ आयन ज़्यादा निकल जाते हैं तो एसिडिक होता है, ठीक है, या बेसिक होता है। इसके बेस पे ये स्क्रीट करता है। दूसरा ये काम क्या करता है, दूसरा जो ये बहुत ज़्यादा होशियार है, बहुत ज़्यादा होशियार चंद है। ये दूसरी बार क्या करता है, ये दूसरी बार बाइकार्बोनेट का ऑब्जॉर्प्शन करता है, रीऑब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि अगर जे मान लो कि हमको एसिड बेस को कंट्रोल करना है तो हम क्या करेंगे, चुपचाप हमारे बाइकार्बोनेट को हम लोग रीऑब्जॉर्ब कर लेंगे। भाई तू फिर से जा, अगर जे 10 लोग मिल के गड्ढा खोदते हैं तो वो 10 दिन में खोदते हैं वही गड्ढा। देखो मैं क्वेश्चन का कैसे वो बदल रहा हूँ, वो जो पूछ रहा था भाई, मीम याद आ गया मेरे को। देखो एक काम को 10 लोग करते हैं, वही काम 100 लोग करेंगे तो जल्दी सी बात होगी, जाहिर सी बात है। तो इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है। वही बाइकार्बोनेट को ये क्या करता है, दोबारा रीऑब्जर्व कर लेता है। जब ज़्यादा बाइकार्बोनेट होते हैं, यानी कि न्यू बाइकार्बोनेट होते हैं, ये क्या करते हैं, ये हमारे ब्लड में जाके पीएच को मेंटेन करते हैं। न्यू कार्बोनेट होते हैं, ये क्या करते हैं, बेसिक नेचर क्रिएट करते हैं, H+ आयन के साथ बाइंड कर लेते हैं, ये चीज़ें होती है, ठीक है। तो जब न्यू बाइकार्बोनेट होते हैं उस हिसाब से इसका प्रोडक्शन होता है। किडनी चुपचाप समझो कि कितना H+ आयन जाएगा, कितना नहीं जाएगा, डिसाइड करती है गेटमैन है, ठीक है। एक कमरे में कितने लोगों को रखना है, कितने लोगों को बाहर करना है, कौन डिसाइड करता है, किडनी करती है, ठीक है। और बाकी रेस्पिरेटरी बनाती है, बाइकार्बोनेट बनाता है, और किडनी क्या करती है, भाई तुझे जाना है या रहना है ये मैं डिसाइड करूंगा। तू अगर जे बनाता है तो भी रखूंगा, अगर तू बिगाड़ता है तो भी मेरे को डिसाइड करना है कि बिगाड़ने वाले को रखना है या बनाने वाले को रखना है। अगर बन गया है तो प्रोडक्ट को रखना है या नहीं रखना है, ये किडनी का काम होता है, ठीक है। अब देखो बफर सिस्टम सेकेंडों में करता है पीएच लेवल को मेंटेन, ऐसे चुटकी बताते हैं। लंग सिस्टम थोड़ा समय लेता है, मिनट लेता है, जो हमारा रेस्पिरेटरी अप डाउन होता है। बट किडनी जो है वो हावर्स या डे ले सकती है, दिन, घंटे या दिन तक भी ये जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा मेन कॉन्सेप्ट, बोले तो अच्छा सा कॉन्सेप्ट है जिसको पढ़ाने में मजा आएगा। ABG यानी कि आर्टरी ब्लड गैस। आर्टरी ब्लड गैस, आर्टरी में ब्लड गैस कैसा है, यानी कि आर्टरी ब्लड में गैस का लेवल कैसा है, ज़्यादा है कम है, ज़्यादा है तो ब्लड में जो पीएच कितना है, पीएच ज़्यादा है कि कम है, ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है जब हम लोग रिपोर्ट देखने जाते हैं किसी पेशेंट का, तो ABG वैल्यूम, ABG पीएच, एल्कोलिसिस और एल्डोलिसिस और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, रिस्पिरेटरी है क्या है, बहुत कन्फ्यूजिंग होता है, तो वो देखते हैं हम लोग। देखो पीएच की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, अभी इसके हमको जानने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसको हमको जानने के लिए एक टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये जो हमारा एक टेबल तैयार हो गया, ठीक है। अब इस टेबल में हम लोग देखते हैं क्या क्या लिखेंगे भैया। हेडिंग क्या है, हेडिंग है हमारा ABG यानी कि आर्टरी ब्लड गैस। अब देखो इसमें क्या होता है, ये जो भी चीज़ मैं लिखूंगा उसकी नॉर्मल वैल्यू है, और ये क्या है, ये उसका नॉर्मल नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैरामीटर, ठीक है। परमीटर में बोल रहा हूँ, पैरामीटर, ठीक है। तो चलो लिखो भैया। देखो पीएच जो है वो हमारे ब्लड में कितना होता है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, 7.35 से लेके 7.45 तक हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं।
और हमारे जो ब्लड में है वो जो प्रेशर कितना होता है, CO2 का प्रेशर कितना होता है, वो कितना होता है 35 से लेके 45 mmHg, ठीक है, mmHg में हम लोग नापते हैं, ठीक है। ये प्रेशर है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। और क्या है, और हमारा जो बाइकार्बोनेट है उसका लेवल कितना होता है हमारे ब्लड में नॉर्मली 22 से लेके 26 तक हो सकता है, 22 से 26 तक हो सकता है, ठीक है। ये इसका लेवल है, ठीक है, ठीक है। और क्या है, और हमारा प्रेशर कितना होता है, प्रेशर किसका, O2 का भी तो प्रेशर डिपेंड करता है ना भैया। O2 का प्रेशर हमारे ब्लड में 180 से लेके 100 mmHg होता है। अगर इससे कम होता है तो इंसान जो है या व्यक्ति है उसमें सेचुरेशन उसकी चेक करने पड़ेगी। तो O2 सेचुरेशन देखते हैं, यहाँ पे ये सेचुरेशन बात हो रही है। सेचुरेशन कितना होता है 95 से लेके 100%, 95 से लेके 100% सेचुरेशन होता है, यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल क्या है उसे हम लोग सेचुरेशन बोल देते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ये भैया ये जो था ये बेसिक यूनिट थी, इसे हमें पता होनी चाहिए। बट क्या होता है रिपोर्ट में आमने सामने चीज़ें लिख दी जाती है और हमें उसे कंपेयर करना होता है। तो ये एसिड बेस डिसऑर्डर क्या होता है ये हमको जानना पड़ेगा, यानी कि एबीजी में ही बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिसऑर्डर होती है। रेस्पायरेटरी एसिडोसिस, रेस्पायरेटरी अल्कोलिसिस, मेटाबॉलिकली एसिडोसिस, मेटाबॉलिकली एल्कोलिसिस, 4 चीज़ें होती है। यहाँ पर अब हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे, डिजीज पे। तो भैया डिजीज कौन सी है भैया, क्या है हमारा एसिड बेस डिसऑर्डर। ये क्या है, अब इसको भी तो देखना पड़ेगा ना, ये क्या चीज़ें बोल रही है। तो देखो ये मेनली जो है ये मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, पहला है आपका रेस्पिरेटरी, एसिडोसिस, दूसरा है आपका रेस्पिरेटरी एल्डोसिस, सॉरी एल्कोलिसिस, एल्डोसिस तो हो गया है ना, एल्कोलिसिस। और क्या है, और आपका मेटाबॉलिकली एसिडोसिस। ये 4 चीज़ें होती है, ठीक है। ये 4 डिसऑर्डर होते हैं जो कि पीएच के आधार पे हो सकते हैं। अब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या होता है और एल्कोलिसिस क्या होता है और मेटाबॉलिकली एसिडोसिस और ये सारी चीज़ें क्या होती है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग क्या पड़ेगा, हेडिंग हमारा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ये देखते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का मतलब होता है CO2 का बढ़ जाना, ठीक है, CO2 बढ़ जाता है, ठीक है, इंक्रीज CO2, ठीक है। CO2 अगर बढ़ गया तो उसे हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी एल्डोसिस, यानी कि प्रेशर जो है CO2 का जो है वो बढ़ गया, CO2 वो बढ़ जाता है, ठीक है, 45 mmHg से ज़्यादा हो जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, यानी कि CO2 बढ़ गया तो ये क्या करेगा भैया, CO2 बढ़ गया तो भाई साहब ये तो अपना काम करेगा ही, H+ से तो बाइंड होगा ही, तो H+ से बाइंड होगा ही, तो ऑब्वियस ही बात है पीएच लेवल जो है वो कम होगा। यहाँ पे पीएच लेवल कम होगा, पीएच लेवल कम होगा यानी कि ब्लड जो है वो एसिडिक होगा भैया, एसिडिक होगा ये। अब ये चीज़ हो गई। अब देखो इसका कॉज क्या है, कॉज कारण तो कुछ होगा ना भैया, कारण भी तो बताओ, कारण क्या हो सकता है भाई। कॉज देखो, कॉज इसका पढ़ते हैं तो इसका कॉज क्या है, इसका कॉज है आपका अस्थमा। भाई किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, वो उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो अच्छे से काम ही नहीं कर रहा है, तो वो कैसे फास्ट ब्रीथिंग करेगा और स्लो ब्रीथिंग करेगा, तो भाई वो तो ऐसे ही अस्थमा का भाई मरीज है। और निमोनिया, निमोनिया में क्या होता है, जो हमारा लंग्स है वो क्या होता है उसमें फ्लूइड से
फ्लूइड भर जाती है, वो फ्लूइड से भर जाता है। ठीक है, तो उसमें फ्लूइड जब भर जाता है तो गैस का एक्सचेंज होने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो जो हमारा CO2 है वो हमारे शरीर के अंदर ही रहने लगता है, और जब अंदर रहेगा तो भाई साहब अपना काम तो करेंगे ही करेंगे, आदत से मजबूर। ठीक है, और क्या है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अब लिख लेना भैया, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ठीक है, अब ये चीजें हो गई। अब देखो यहाँ पे हम लोग को एबीजी का जब एनालिसिस करेंगे, जब हम लोग एबीजी एनालिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, एबीजी एनालिसिस करेंगे तो हम लोग को क्या चीजें मिलेगी। एबीजी एनालिसिस में देखो क्या मिलेगा, एबीजी एनालिसिस जब हम लोग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इसी को रहने दो। तब हमको देखो देखने को क्या मिलेगा, ये जो पीएच लेवल है वो कम मिलेगा, यानी कि एसिड जो है वो बढ़ा है। ठीक है, और बाइकार्बोनेट नॉर्मल आएगा, बट पीएच जो है वो क्या मिलेगा, हमको कम मिलेगा, यानी कि एसिड जो है लेवल बढ़ा पड़ा है हमारे ब्लड के अंदर। आर्टरी है, बहुत आर्ट्रियोल्स है, उसमें बहुत छोटे छोटे से वेन्स होते हैं, वेन बोल रहा हूँ, आर्टरीज होते हैं, उसमें ब्लड होता है। तो ब्लड में क्या होता है, पीएच लेवल कम मिलेगा, पीएच लेवल कम मिलेगा, यानी कहने का अर्थ आता है कि एसिड नेचर हो चुका है हमारे ब्लड का। सिम्टम क्या हो सकता है, सिम्टम इसका सिम्टम भी देख लेते हैं साथ में। भाई अगर किसी को हो गया तो सिम्टम क्या है, सिम्टम है इसका हेडेक, और क्या भैया, कन्फ्यूजन, और क्या भैया, और हमारा वीकनेस, हाँ वीकनेस। ठीक है, ये सिम्टम है इसका। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब हम लोग आगे जाते हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस समझ गए कि मतलब कि CO2 बढ़ गया, जिसके कारण ब्लड में एसिड बढ़ रहा है, पीएच लेवल कम हो रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारा रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस। तो एल्कोलिसिस यानी कि समझो कि ये सीधे उसका उल्टा हो गया। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग क्या है हमारा, रेस्पिरेटरी अल्कोलिसिस। रेस्पिरेटरी अल्कोलिसिस यानी कि इसके कहने का मतलब है, कहने का अर्थात है डिक्रीज CO2 लेवल। ठीक है, CO2 लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है। इसका कॉज क्या है, कारण क्या है, इसका कारण क्या है, इसका कॉज क्या हो सकता है। तो इसका देखो यहाँ पे देखते हैं क्या कॉज। ठीक है, तो इसका कॉज क्या हो सकता है, इसका कॉज है एंजाइटी। ठीक है, और पैनिक अटैक, और क्या हो सकता है, और फीवर हो सकता है, और क्या हो सकता है, हाइपर वेंटिलेशन, सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, कॉज है इसका ये। ठीक है भैया, कॉज हमने देख लिया, कॉज तो देख ही लिया, बट अब क्या है, एक काम करो, अब हमको एबीजी एनालिसिस भी बता दो। तो एबीजी में क्या होगा, एबीजी इसका एनालिसिस में क्या होगा, पीएच का जो लेवल है वो बढ़ा दिखेगा, और प्रेशर ऑफ CO2 जो है, CO2 क्या होगा, वो घटा दिखेगा। ठीक है, ये चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पर एल्कोलिसिस में बिल्कुल उल्टा होता है एसिडोसिस के। अब चलो ठीक है भाई, सिम्टम इसका क्या होगा, डिजीनेस, टाइटनेस, मसल क्रैम्प, मसल में दर्द होने लगेगा, डिजीनेस फील होगा, भाई थका थका बिल्कुल भी क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें फील होगी। उसके बाद से हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे, यहाँ पे। अब देखो इसका एक ट्रिक भी है, फैट मतलब कि फैट बर्निंग हो रहा है, CO2 लॉस होगा। फैट बर्निंग में जब CO2 लॉस होगा और रेस्पिरेटरी चल ही रहा है तो क्या होगा, एल्कोलिसिस होगा। ये चीज़ें ध्यान रखना। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होता है, अब बाइकार्बोनेट पे ये सारी चीजें सारी चीजें शिफ्ट हो जाती है, यानी कि क्या होता है एसिडोसिस में, यहाँ पे डिक्रीज बाइकार्बोनेट, यानी कि CO3, इसको हम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, यानी कि ये कम हो जाता है भैया। जब ये कम होगा तो ऑब्वियस ही बात है भाई साहब, ये जो अपना काम है इसका भी कम हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, ब्लड पीएच कम होगा। इसका कॉज क्या हो सकता है, कॉज इसका देखते हैं, कॉज इसका क्या है, इसका कॉज है डायरिया। डायरिया में क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेट से और वाटर फ्लूइड जो है वेस्ट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। और क्या हो सकता है, रीनल फेलियर, ये इसके कॉज है।
ठीक है। और हम लोग आगे आ जाते हैं, आगे देखते हैं तो आगे क्या है, आगे इसका एबीजी एनालिसिस देख लेते हैं। एबीजी में क्या होगा, एबीजी हम लोग को ब्लड का पीएच जो है वो कम देखने को मिलेगा, और क्या देखने को मिलेगा, और जो हमारा बाइकार्बोनेट है उसकी ऑब्वियस ही बात है गिरावट देखने को मिलेगी, भारी गिरावट, ठीक है। ये इसका एबीजी एनालिसिस है। अब हम लोग आ जाते हैं, सिम्टम क्या होगा, वीकनेस, कंफ्यूजन, सेम चीज़ें होगी, क्योंकि भाई जो हमारा काम तो एक ही कर रहे हैं, नुकसान तो एक ही कर रहे हैं, ब्लड पीएच को ये अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस पे। एसिडोलिसिस था, हो गया, एसिडोसिस हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं मेटाबॉलिक अल्कोलिसिस। अल्कोलिसिस, मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस क्या बोलता है, इसमें क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्या इंक्रीज होता है, बाइकार्बोनेट इंक्रीज हो जाता है इसमें, ठीक है, मतलब बढ़ जाता है। इसका कॉज क्या है भाई, इसमें जब ये बढ़ता है तो क्या इसका कॉज क्या है, इसका कॉज हम लोग देख लेते हैं। इसका कॉज है वोमिटिंग, भैया यहाँ पे तो फ्लूइड लॉस हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, तो बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बढ़ती है, ठीक है, घटता नहीं है। एक्सेसिव एंटा एसिड, मतलब कि बाहर से हम लोग बहुत ज़्यादा एंटा एसिड सब्सटेंस या फिर ऐसी चीज़ें खा ली जिसमें बहुत ज़्यादा एंटा एसिड है, ठीक है, ये हो गया। और क्या हो सकता है, और हमारा डाइट्स, सारी चीज़ें हो सकती है ड्यूरेट्स, ठीक है। अब एबीजी एनालिसिस देख लेते हैं, इसमें क्या होता है एबीजी एनालिसिस, यानी कि इसमें देखो क्या होता है, इसमें पीएच जो लेवल है वो बढ़ जाता है, और बाइकार्बोनेट का लेवल भी बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें होती है। सिम्टम क्या होगा, सिम्टम सेम चीज़ होगी, मसल क्रैम्प्स, वीकनेस, टाइटनेस, सिम्टम सब में सेम हो रहा है, क्योंकि भाई साहब चीज़ें तो वही हो रही है ना। तो वो आपका चैप्टर खत्म, आज यहीं तक हम लोग रहने देते हैं, क्योंकि चैप्टर भी भाई खत्म हो गया, यहीं तक रहने क्या देते हैं, चैप्टर ही खत्म हो गया। अब हम जब चैप्टर खत्म हो गया तो अब आगे आते हैं, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, थैंक यू।